तो मैं एक बहुत बुनियादी मुद्दे से बात शुरू करता हूं, और वो ये है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगाएं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे। बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए। गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी मुझे छिपाना नहीं आता। अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते, पर मैं छिपा ही नहीं पाता हूं। तो मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां सामने आ जाती हैं और लोग समझ जाते हैं कि मैं साधु नहीं हूं, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। पर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जिनको बहुत सफाई से बात छिपाने की अदा आती हो। आपको न भी आती हो, आपके आसपास ऐसे कुछ लोग तो होंगे ही होंगे जो झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से बोलते हैं, कायदे से बोलते हैं। उनके बारे में भी एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने एक शेर लिखा, वसीम बरेलवी, शायद नाम सुना हो आपने, बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं। वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ऐसे भी लोग होते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम जिस सोशल सेटिंग में हैं, जिस समाज में हैं, जिन संबंधों में हैं, हमारे बहुत सारे फैसले इस बात पे टिके होते हैं कि हमसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि हम जान लें। तो फिर लोग क्या करते हैं? बहुत छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, उसे झूठ बोलने की समझ भी नहीं है। बहुत छोटा बच्चा जब झूठ बोलना सीखता भी है तो पकड़ा जाता है क्योंकि उसको झूठ बोलने की अदा नहीं आती है। सूरदास के काव्य में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है जिसको यूं समझिए कि कृष्ण जी ने मक्खन खा लिया है। उनकी माँ को पता लगा कि मक्खन गायब हो गया है। माँ ने बच्चे से पूछा, बेटा मक्खन गायब हो गया, तुमने तो नहीं लिया? कृष्ण जी के मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, चेहरे पे, नाक पे, सब जगह लगा हुआ है, और बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, नहीं मम्मी मुझे तो नहीं पता मक्खन कहाँ चला गया। अच्छा, मम्मी भी बहुत खुश हो रही है उस अदा पे, उस बचपन को देख के। वो कह रही है, बेटा तुमने तो नहीं लिया होगा, मैं जानती हूँ। कृष्ण ने कहा कि मम्मी मैंने तो नहीं खाया, पता नहीं किसने खा लिया। तो मम्मी कह रही है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम तो खा ही नहीं सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, चलो हम मिलकर ढूंढ दें किसने खाया, कहाँ चोरी हो गया। वो दोनों ढूंढ रहे हैं। अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे की चोरी पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता है। सीखते हैं समय के साथ साथ, हम सब ने सीखा है, आपने भी सीख लिया होगा, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं आता है। बोलते हैं क्योंकि बच्चों के पास अपने डिफेंस का एक ही मैकेनिज्म है, झूठ बोलना। जब उनको लगता है कि फंस जाएंगे, जब उनको लगता है कि पिटाई हो जाएगी, तो झूठ बोलना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर पिटते हैं। फिर दो पिटाइयाँ होती हैं, एक तो गलत काम की, एक झूठ बोलने की भी होती है अलग से। धीरे धीरे बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं कि झूठ ऐसे बोलना है कि पकड़ा ना जाए। और फिर वो जब थोड़े मैच्योर होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, वहां तक आ जाते, झूठ ठीक से बोलने लगते हैं। किशोरावस्था में उनकी उम्र में ऐसी चीज़ें होती हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। पेरेंट्स उनको दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। झूठ बोलने की वजहें बढ़ जाती हैं। अपना गैंग होता है, उस गैंग में सारी बातें होती हैं, कितना बताएं। तो ज़रूरत पड़ने पर, अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हों तो झूठ की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो झूठ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर टीचर्स और पेरेंट्स उतने समझदार ना हो तो बच्चों के पास एक ही रास्ता बचता है कि झूठ बोल के अपने आप को बचाएं, अपने रास्ते निकालें। अब पेरेंट्स बड़े खुंदक में रहते हैं, वो जानना चाह रहे हैं कहाँ गया था, किससे बात कर रहा था। बच्चा नहीं बताएगा। पेरेंट्स उसका फ़ोन चेक करेंगे तो बच्चे नाम ही कुछ और सेव कर रखा है। चेक कर लीजिए, कितना भी चेक कर लीजिए। बात हो रही थी भारती से, नाम लिखा भारत, अब कितना आप कर लेंगे, कितना चेक कर लेंगे। ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस बॉस,
आप कितना चेक करेंगे? बच्चों के पास उपाय है इस चीज का। तो दुनिया के हर समाज में पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, राज्य के सामने चुनौती ये रही है कि सच कैसे जाने। तो इसके उपाय कई तरह के, कुछ इमोशनल उपाय हैं, जैसे पेरेंट्स करते हैं, दोस्त करते हैं। खा मेरी कसम, एक तो ये उपाय है। जब आपको शक हो किसी पे कि झूठ बोल रहा है, आप क्या बोलेंगे? मेरी कसम खा, मुझे छू के बोल, मर जाऊंगा मैं झूठ बोला तो जो इमोशनली कच्चे लोग हैं वो घबरा जाते हैं, नहीं 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 मैं ऐसे नहीं मरना चाहिए, होगा अच्छा सॉरी मैंने झूठ बोला। पर ये भी 2-4 बार चलता है, उसके बाद वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है, उसको पता है मरता मरता कोई है नहीं, बिना बात के मरता हर बार मैं ही हूँ। फिर अगली बार वो बोलता है कि कसम से भाई, तेरी कसम, सिर पे हाथ रख, तेरी कसम। और उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना सफाई से झूठ बोल रहा है, और सामने वाला होता है कसम तो झूठी नहीं खाएगा, तो इसका मतलब सच है, भरोसा कर लिया। कुछ लोग और करते हैं कि अगर तू झूठ बोल रहा है तो ये जो मिर्च है इसमें धुआं निकलेगा, आग लगाएंगे तो नहीं तो धुआं नहीं निकलेगा, कुछ ऐसे उपाय करते हैं। चाइना में एक उपाय ये किया गया, जिसको आप पॉलीग्राफ का पहला एग्जाम्पल दुनिया का मान सकते हैं, कि जो अभियुक्त है उसको कच्चा चावल खिलाते थे, और कंसेप्ट ये था कि जब हम डरे होते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार नहीं बनती है, और अगर कोई झूठ बोलेगा तो डरेगा, डरेगा तो सलाइवा नहीं बनेगा, सलाइवा नहीं बनेगा तो जो कच्चा चावल चबाया है वो सूखा रह जाएगा, और लार बन गई तो इसका मतलब डर नहीं रहा था, डर नहीं रहा था मतलब सच बोल रहा था। बहुत ट्रेडिशनल उपाय है, बहुत मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता था गाँवों में। अब पुलिस क्या करे? पुलिस को हजारों लाखों करोड़ों मामले सुलझाने हैं। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, कुछ सिविल केसेस होते हैं। तो सिविल से तो पुलिस का ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर क्रिमिनल तो है। क्रिमिनल का मतलब जिसमें हत्या हो, कोई चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, वो सब क्रिमिनल केसेस हुए। अब पुलिस के पास तरीका एक तो ये है कि वो लोगों से पूछे क्या हुआ था, बताओ भाई, नोट करे। पर जो व्यक्ति पुलिस के पास गया है, यदि पहली बार अपराध किया है और बहुत इनोसेंट व्यक्ति है, गलती से हो गया, तो फिर भी हो सकता है कि बातचीत में बता दे कि मुझसे गलती हुई है। पर जो घाघ है, जो अभ्यस्त है, हैबिचुअल है, उसको अच्छे से पता है कि पुलिस कुछ भी पूछ ले, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पुलिस पूछ पूछ के मर जाएगी, लेकिन मामला साफ हो नहीं पाएगा। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस अपने तरीके पे आ जाती है, थर्ड डिग्री। कह दिया अच्छा रुको, चलो जरा साइड में चलो। फिर उसको मार मार के, मार मार के, या बिना मारे उतना दबाव बना के, फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पड़ोस के कमरे से आवाजें आ रही हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। जब गया इन्वेस्टिगेशन पे तो अपने एक जूनियर को बोल के गया कि पड़ोसी कमरे से आवाज़ आनी चाहिए बहुत तेज थे, और बीच में आके ऐसे बोल देना जब मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑफिसर बात कर रहा है कि भाई बता दे, कितना परेशान करेगा, बता दे। इतने में एक पुलिस वाला आता है कि सर वो साथ वाले की मौत हो गई। ये कहता है कैसे मरा? सर वो सवाल पूछे जवाब नहीं दे रहा था, जल्द मार दिया उसको, मर गया। फिर ये कह रहा है कोई बात नहीं, लाश दफना दो, किसी को बताना मत। फिर इसे पूछते हैं हाँ भाई बताएगा? हाथ नहीं लगाया है, टच भी नहीं किया है। फिर इतना सुनने के बाद बड़े बड़े लोग बता देते हैं, कई तो ऐसे भी कि ना भी किया तो भी बता देते हैं कि हाँ मैंने चोरी की थी भाई, 2 महीने जेल में रह लूंगा, कम से कम मरूंगा तो नहीं। तो ये भी खतरा होता है। और ऐसे बहुत जोक्स चलते हैं। एक जोक मैंने सुना था बहुत पहले, था तो भारत के 3 राज्यों के बारे में, तो मैं 3 देश कर देता हूँ। विदेशों के बारे में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश के अंदर बोलना मुश्किल है। तो इमेजिन कीजिए कि जापान, चीन और नॉर्थ कोरिया में कंपटीशन है। एक व्यक्ति गुम हो गया है, उसे ढूंढना है पुलिस को। पहले जापान को चांस मिला, जापान ने 7 दिन लगा दिए। कैसे किया? सारे सैटेलाइट, उसका फ़ोन ट्रैक किया, और जो उसकी लोकेशन है वो सब ट्रैक करके, फिर पूछताछ करके आखिरकार उसको ढूंढ लिया। करीब 6-7 दिन लग गए। चाइना ने कहा ये कोई तरीका हुआ, हम तो बहुत जल्दी कर देते हैं। फिर चाइना के पास केस गया, उसने 2 दिन में ढूंढ दिया। तो कैसे ढूंढा? जो आदमी गुम हुआ था उससे सारे रिश्तेदारों को उठवा लिया, और रिश्तेदारों को बंद करके इतना पीटा कि नहीं बताओगे तो मार देंगे। अंत में किसी ने बता दिया, ढूंढ के लिए 2 दिन में हो गया काम। फिर केस नॉर्थ कोरिया गया।
नॉर्थ कोरिया ने 1 घंटे में सॉल्व कर दिया। कैसे किया? तो जो आदमी गुम हुआ था उसका नाम ली था मान लीजिए, तो ली गुम हुआ, कंप्लेंट हुई कि ली गुम हो गया है, ली की फोटो देखी, उसी शक्ल का आदमी ढूंढा एक और, उसको पकड़ा, खूब कस के पीटा, बोल तू ली है, बोल तू ली है, और 2 घंटे बोला हाँ मैं ली हूं, और कैमरे के सामने दिखा दिया कि ली पाया गया, इसी शक्ल थोड़ी बदल गई है पर है ली ही, इसी से पूछ लो। वो बोला हाँ मैं ली हूं, क्योंकि उसको पता वरना पीटूंगा और ज्यादा। तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में 3rd डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी को मार पीट के या बिना मारे पीटे ऐसा दबाव बना के जिस दबाव को वो झेल ना पाए। कभी कभी ये भी होता है कि पड़ोस की जगह से आवाज़ ये नहीं आती कि मर गया, फिर क्या होता है किसी से पूछने कि देख भाई बता दे, कह रहे सर मैंने कुछ किया ही नहीं। चल कोई बात नहीं। इतने में एक आदमी आके बोलता है कि सर इनके पेरेंट्स को और बच्चों को उठवा लिया है, क्या करना है? और वो जो सुल्तान नाम का कसाई है उसके पास भेज दिया है, मरवा दें अभी रखना जिंदा शाम तक। अब ये कह रहा है कि 1 घंटा रुको अभी फिर देखते हैं। ये कह रहा भाई बता दे, नहीं बताएगा। फिर उसको बोलते हैं यार 1 घंटे में अगर ये बता दे तो ठीक है, वरना पूरा खानदान साफ कर देना। करेगा नहीं, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को लगता है कि मैं खत्म, परिवार खत्म। पुलिस को शौक नहीं है ये सब करने का। पुलिस के ऊपर दिक्कत ये है कि इतने केसेस हैं, सॉल्व ना करे तो टीवी चैनल अखबार पीछे पड़ जाते हैं कि कैसी पुलिस है, कोई काम नहीं करती है। सॉल्व करने के जो वैध तरीके हैं वो उनके लिए बहुत यूजफुल नहीं है, दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। और इस वजह से एक संकट हमेशा रहता है कि हम किसी आरोपी से, किसी एक्यूज से, किसी गवाह से सही बात कैसे पूछें। और 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के अंत से कहना चाहिए, कमाल होना शुरू हुआ तकनीक के क्षेत्र में। और ऐसा कमाल हुआ कि अब हम किसी व्यक्ति से सही बात जान सकते हैं, इसके बावजूद कि वो बताना नहीं चाह रहा। और ऐसी तकनीकें बहुत सारी हैं। 3 प्रमुख तकनीकें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। उनमें से एक तकनीक का नाम है पॉलीग्राफ, एक का नाम है नार्को एनालिसिस और एक का नाम है ब्रेन मैपिंग। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि क्या है, फिर अंत में इस मामले में आएंगे कि इनको कंपल्सरी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इनकी जो एडमिसिबिलिटी है, इनको एविडेंस के तौर पर मानना वो अपने आप में ठीक है या उसमें कुछ खतरे हैं, वो सब बातें उसके बाद समझेंगे। तो 3 तकनीक हैं, और इन तकनीकों को अगर हमें समझना हो कि कौन सी तकनीक है, एक शब्द है जिससे हम बात शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं डीडीटी। डीडीटी सुनते ही आपको बचपन वाला याद आ गया होगा अपना, है ना? ये वो डीडीटी नहीं है, इसको बोलते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। डिसेप्शन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, डिटेक्शन भी समझ पा रहे होंगे, और टेक्निक तो खैर कोई बात ही नहीं है। डिसेप्शन का मतलब है धोखा, कि आप कुछ छिपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं। डिसीव करना, धोखा देना। डिटेक्शन का मतलब है पहचान लेना, और टेक्निक मतलब तकनीक। यदि कोई आपको धोखा दे रहा है तो उस धोखे को पहचान लेने की तकनीक, इसको बोलते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। और फिलहाल हमारी दुनिया के पास 3 तकनीकें हैं। फ्यूचर तो बहुत ही अलग किस्म का होने वाला है। अभी जो तकनीकें हैं वो 3 हैं। मैंने जो आपको बताया, एक का नाम क्या है? पॉलीग्राफ, दूसरे का नाम है नार्को एनालिसिस, और तीसरे का नाम है ब्रेन मैपिंग। अच्छे से समझते हैं कि क्या होता क्या है, और कल को मान लीजिए समझ लेंगे, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या करना चाहिए सरकार को, राज्य को, सुप्रीम कोर्ट को, फिर देखेंगे आपकी राय क्या बनती है। पहले जान तो लें कि मसला है क्या। शुरुआत करते हैं पॉलीग्राफ से, कि पॉलीग्राफ क्या चीज है। पॉलीग्राफ के लिए एक शब्द आपने और सुना होगा, उसको बोलते हैं लाई डिटेक्शन टेक्निक। कभी आपने सुना है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है कुछ, लाई डिटेक्टर? तो लाई डिटेक्टर को ही बोलते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ उस मशीन का नाम है जो झूठ पकड़ती है, इसलिए सामान्य भाषा में बोलते हैं झूठ पकड़ने की मशीन या लाई डिटेक्टर।
अगर आपको थोड़ा सा और समझना हो इस मामले में तो आप एक फिल्म 2010 में आई थी, हिंदी की ही, उस फिल्म का नाम था राइट या रॉन्ग। आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है? बस 3 लोगों ने देखी है। चलिए देख लीजिएगा इसी बहाने। ये फिल्म लगभग पूरी तरह से इसी टेस्ट पे बेस्ड है। सनी देओल इसमें एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर टेस्ट किया गया और टेस्ट फेल हो गया। ये टेस्ट फेल हो जाता है, कोई बहुत समझदार आदमी टेस्ट को फेल कर देता है। इससे भी मन ना माने तो एक टीवी पे प्रोग्राम आया था कुछ साल पहले जिसका नाम था सच का सामना। ये आपने शायद देखा होगा, आपकी जनरेशन की बात है, 5-7 साल पहले मेरे ख्याल से आया था। राजीव खंडेलवाल एक एक्टर हैं, वो इसको होस्ट करते थे। 2 इसके सीजन्स आए थे, फिर बंद हो गया था। बड़ा खतरनाक प्रोग्राम था। इसमें जो पार्टिसिपेंट थे उन्हें इस मशीन के सामने बैठना होता था और उनसे पर्सनल लाइफ पे सवाल पूछते थे। झूठ बोलेंगे तो मशीन बोल देगी झूठ बोल रहा है, सच बोल देंगे तो प्राइस तो मिल जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे उसके बाद। और उनके परिवार के लोग साथ में बैठे होते थे वहां पर। अब सोचिए कि एक पति पार्टिसिपेंट है, पत्नी बहुत खुश होकर आई है कि आज मेरे पति का टेस्ट है, प्राइज मिलेगा, और उसी में एक सवाल ऐसा आ गया। पति ने जवाब दिया बड़ा अच्छा सा, कुछ भी पूछा कि क्या किसी और को पसंद करते हैं आजकल? पति ने कहा नहीं, तो मशीन बोली झूठ बोल रहा है। अब उसके बाद क्या बचा? प्राइज मिल भी गया तो घर तो जा नहीं पाएगा पैसे लेके। पिटाई तो होगी उसके बाद। तो वैसा एक टीवी प्रोग्राम चला था सच का सामना। कहीं मौका मिला तो एक एपिसोड देखिए, उससे क्या है। वो बहुत डिबेट्स हुई थी उस पर और बाद में फिर वो बंद ही हो गया था। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट के बेस पर कुछ प्रोग्राम्स जो मीडिया में दिखाए गए वो हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है देखिए, इसका जो प्रिंसिपल है, एक शब्द समझते हैं, वो शब्द है साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन। सारा खेल इस प्रिंसिपल का है। साइकोसोमैटिक शब्द बहुत पॉपुलर है साइकोलॉजी में, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल शब्द बड़े आसान होते हैं अगर उसका मतलब समझ लें तो। साइकोसोमैटिक का मतलब है, साइको मतलब जो चीज मन में शुरू होती है, सोमैटिक मतलब जिसका असर शरीर पे भी चला जाता है। फिलॉसफी की दुनिया में, अभी साइकोलॉजी की बात करेंगे, बहुत लंबे समय से एक डिबेट रही है कि जो हमारा सिस्टम है, हम जो एक ह्यूमन बीइंग है, हम क्या हैं बेसिकली? क्या हम शरीर हैं? कुछ कहते हैं नहीं, शरीर तो बदलता रहता है, मर भी जाता है, पर आत्मा स्थायी रहती है। आत्मा है या नहीं है तो कैसी है, इसका प्रमाण तो कुछ है नहीं, ये तो एजम्पशन है, मान्यताएं हैं। अधिकांश धर्म मानते हैं इस चीज को, कई दार्शनिक मानते हैं। पर आत्मा को किसी ने देखा तो नहीं है, साबित तो नहीं किया है, वो तो एक एजम्पशन है। तो कोई कहता है कि नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। कोई कहता है कि शरीर भी है, आत्मा भी है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता रहता है। जैसे डेकार्ट एक फिलोसोफर ने कहा। भारत में आमतौर पर माना गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शंकराचार्य ने कहा, कई लोगों ने कहा। इस पर कभी डिस्कस करेंगे कि आत्मा और चेतना को लेकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, रिसर्चेज हैं, वो क्या संकेत कर रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आजकल है चीजें ये वाली। और हो सकता है कि सभी धर्मों की मान्यताएं एग्जैक्टली साबित ना हो पाए अगर विज्ञान ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स उस रास्ते पे कर लिए तो। और विज्ञान और धर्म का झगड़ा सदियों से चल रहा है। धर्म की मान्यताएं होती हैं, विज्ञान उनमें से कुछ को साबित कर देता है, कुछ को खारिज कर देता है। ये सब चलता रहता है, नॉर्मल बात है। तो साइकोसोमैटिक का मतलब ये हुआ कि चेतना या मन में शुरू होने वाली कोई चीज यदि शरीर पे भी असर पैदा कर दे, उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक। जैसे जब आप चिंतित होते हैं, आपका मूड जब खराब होता है, मूड खराब होने की वजह क्या है? एक फीलिंग होती है। फीलिंग तो एक मन की बात है। जैसी मूड खराब हुआ एक फीलिंग की वजह से, वैसे ही आपका एक्टिव होने का मन नहीं करता, आपकी बॉडी पैसिव हो जाती है। लोग कहते हैं कि चलो घूम के आते हैं, नहीं यार मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है। शरीर भी काम नहीं कर रहा। किसी को एंग्जाइटी होती है, बहुत चिंता होती है, तो चिंता के साथ बॉडी में कुछ कुछ वाइब्रेशंस होने लगते हैं। किसी को डिप्रेशन होता है तो उसकी बॉडी एग्जैक्टली काम करना ही बंद कर देती है। इसका मतलब मन में होने वाली समस्याएं हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन।
तो पॉलीग्राफ की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी बहुत पहले 19th सेंचुरी में, उसका नाम था लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो एक बहुत कमाल का आदमी है, जिसकी बात हम कभी करेंगे, कभी एक वीडियो इस बारे में बनाएंगे कि कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है, अपराध करने की वजह क्या है। इस व्यक्ति ने ये एक किताब लिखी, द क्रिमिनल मैन नाम से किताब लिखी, और उस किताब में उसने जो व्याख्या दी वो व्याख्या ये कहती है, ये लोम्ब्रोसो व्यक्ति है जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है उसका फादर उसको बोलते हैं, इटली के व्यक्ति थे, 19th सेंचुरी के अंत में 1876 के आसपास काम कर रहे थे। इटालियन में किताबें लिखी। उस इटालियन की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है लुओमो डेलिंक्वेंटे, इटालियन भाषा में, उसका इंग्लिश अनुवाद है द क्रिमिनल मैन। क्रिमिनल मैन इस किताब का नाम है। उन्होंने एक थियरी दी, और थियरी ये दी कि डार्विन का नाम सुना आप लोगों ने? डार्विन ने 1859 और 1871 में 2 बुक्स लिखी थी, और ये 1876 में लिख रहे हैं, उनके 5 साल के बाद लिख रहे हैं। तो उस समय डार्विन का ऐसा प्रभाव था कि यूरोप के सभी चिंतक डार्विन के दीवाने थे, ये भी दीवाने थे। डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन होता है, उद्विकास होता है। उसी इवोल्यूशन के प्रिंसिपल को इन साहब ने अप्लाई किया और कहा कि जो लोग अपराध करते हैं वो दरअसल वो लोग हैं जो इवोल्यूशन की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, जिनमें एनिमल्स वाली टेंडेंसीज थोड़ी बची हुई हैं, ह्यूमंस वाली थोड़ी कम है, क्योंकि इवोल्यूशन कम हुआ है। इतना ही नहीं, 4000 अपराधियों का अध्ययन किया, 400 डेड बॉडीज का अध्ययन किया, उनके चेहरे के जितने फीचर्स हैं उनके बहुत सारे अनुपात निकाले कि नाक का साइज कितना है, आंख का साइज कितना है, उन सब के बहुत सारे रेशो निकाले। उन रेशोज के बेस पे व्याख्याएं की और कहा कि जो इंसान का स्ट्रक्चर है 3 तरह का होता है, एक एक्टोमॉर्फ होता है, एक एंडोमॉर्फ होता है, एक मेसोमॉर्फ होता है। एक्टोमॉर्फ जो बहुत पतले और लचक वाले व्यक्ति हैं, एंडोमॉर्फ जो भारी भरकम और गोल किस्म के लोग हैं, और जो अपराधी हैं वो मेसोमॉर्फ हैं, जो लंबे हैं, गठा हुआ शरीर है और कुछ खास फीचर्स बताए, नाक कैसी होगी। आगे चल के ये भी बता दिया कि चोर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डाकू का कैसा होगा, रेपिस्ट का कैसा होगा, मर्डर का कैसा होगा, उन सब के स्ट्रक्चर्स बता दिए और बहुत सारे चित्रों के साथ बताया। अगर आप चित्र देखना चाहें तो ये उनकी किताब के कुछ चित्र हैं। इस हद तक व्याख्या की। और आजकल जो व्याख्या चल रही है वो तो और खतरनाक व्याख्या चल रही है। जैसे कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक व्यक्ति एक स्कूल में टीचर था और उसकी हरकतें थोड़ी सी खराब थी स्कूल के बच्चों के साथ, तो उसको जेल हो गई। उसके घर में एक गोद ली हुई बेटी भी थी, तो वो भी चिंता थी सरकार को। जैसे जेल गया तो उसको तबीयत खराब हुई, चेकअप हुआ, एमआरआई हुआ, और पता लगा कि उसके ब्रेन में एक नस है जो दबी हुई है और वो प्रेस हो रही है लगातार। छोटी सर्जरी हुई, वो नस ठीक कर दी गई, और जैसे ही ठीक किया उसका आपराधिक व्यवहार खत्म हो गया, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो गया एकदम, हर जगह ठीक से। उसको याद भी नहीं कि वो क्या करता था। सरकार ने स्टडी की और फिर उसको छोड़ दिया कि इसमें कोई खतरा नहीं है। वो अपने घर पे रहने लगा, काम करने लगा, एकदम ठीक हो गया। 6-8 महीने बाद फिर वो इंसान सोने लगा, फिर चेकअप हुआ, देखा फिर से वो एक ट्यूमर जैसा हिस्सा उसकी उस नस को प्रेस कर रहा है। और तब एक व्याख्या ये आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ डिस्फंक्शन हो गया है, और यदि ब्रेन में डिस्फंक्शन है तो वो बेचारा कहाँ जिम्मेदार हुआ, वो तो उसके ब्रेन की जो एनॉमली है वो जिम्मेदार हो गई। बड़ी व्याख्याएं हैं। कोई बोलता है सोशल रीजंस हैं अपराध के, कोई बोलता है इकोनॉमिक रीजंस हैं, जैसे मार्क्सिस्ट लोग बोलते हैं आर्थिक वजह होती हैं अपराध के पीछे। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति अपनी चेतना से अपराध करता है, वो जिम्मेदार होता है क्योंकि उसके पास एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होती है, या जिसको आप एक शब्द सुना होगा, संकल्प स्वातंत्र होता है, फ्रीडम ऑफ विल होती है। ये बहुत डिबेट्स हैं, इन पर कभी और बात करेंगे विस्तार में। अब ये समझिए कि इस लाम्ब्रोसो नाम के आदमी ने पहली बार एक मशीन बनाई जिसको आप पॉलीग्राफ का बहुत इनिशियल एग्जाम्पल मान सकते हैं। एक ग्लव बनाया, दस्ताना बनाया। जो अभियुक्त होता था उसको दस्ताना पहनाते थे, पानी में हाथ डालते थे, क्वेश्चंस पूछते थे। थियरी सिर्फ इतनी सी थी कि अगर ये झूठ बोलेगा तो उसका बीपी कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर नापते थे। बहुत ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन पहला प्रयास उस व्यक्ति ने किया। उसके बाद 1915 में अमेरिका में एक व्यक्ति थे मार्स्टन नाम के, उन्होंने प्रयास किया।
फिर 1921 में एक लार्सन नाम के आदमी अमेरिका में पुलिस के थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया और करते करते बहुत डेवलप करने के बाद आज जो पॉलीग्राफ होता है, आज के पॉलीग्राफ में 3-4 चीजें हम लेके चलते हैं। ये पॉलीग्राफ हो रहा है एक महिला का। मेन प्रिंसिपल क्या है? साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। हम पूछेंगे सवाल, और बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब हम झूठ बोलते हैं हम थोड़े से अनईजी होते हैं, थोड़ा घबराते हैं, बेचैन होते हैं। सच बोलना सबसे बढ़िया होता है। सच बोलने में आपको याद नहीं रखना पड़ता क्या बोला है, कहाँ बोला है। झूठ बोलने वाले की मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, वरना आप 50 झूठ बोलेंगे, 51वीं जगह कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे, वैसे फंस जाएंगे। झूठ बोलना बड़ा मुश्किल और बड़ा गलत काम हो जाता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं हमें थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो बेचैनी से क्या क्या होगा? हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारी जो सांस की गति है, रेस्पिरेशन है, वो बढ़ेगा। फिर ये भी हो सकता है कि उस समय हमें पसीना ज़्यादा आने लगे, स्वेटिंग होने लगे। यहाँ तक हो सकता है कि जो हमारे स्किन है, स्किन पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चलता है, इसको हम आगे समझेंगे भी थोड़ा सा, वो चेंज हो सकती है। आप आँख से आँख मिला के बात नहीं कर पाते हैं झूठ बोलते हुए, इसलिए जो आम लोग करते हैं वो आई कांटेक्ट से समझते हैं कि सच है कि झूठ है, चेहरे के भाव से समझते हैं। फिर आप सच बोल रहे हैं पर आराम से बात करेंगे, झूठ बोलते हुए आपका बॉडी मूवमेंट कुछ कुछ होने लगेगा क्योंकि आप असहज हैं उस समय। इन सारे प्रिंसिपल्स को मिला के ये तय किया गया कि हम 3-4 एक्टिविटीज को जज करके समझ सकते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये जो मशीन है इसमें क्या क्या है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो अगर आप ध्यान से देख पाए, यहाँ इसकी 2 उंगलियों में कुछ लगा हुआ है। ये जो उंगलियों में है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको आइडिया है ही, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वे करने या रिसीव करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। इससे क्या होता है? इससे ये पता लगता है कि जो स्किन है, जब कोई झूठ बोलेगा उसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज होने लगती है। तो इससे ये पता लगता रहता है कि इसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब कैसी है, पिछले सवाल में कैसी थी, अगले सवाल में कैसी हो गई, उसको हम नोट करते हैं। ये जो टेप इसके पेट पर बंधी है इसको बोलते हैं न्यूमोनिक टेप या न्यूमोनिक ट्यूब कहते हैं। न्यूमोनिक ट्यूब का काम ये होता है, न्यूमोनिक में पी होता है शुरू में, क्यों होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन होता है। न्यूमोनिक ट्यूब ये बंधी है पेट पर और छाती पे। इसका पर्पस है ये देखना, सवाल पूछे जाते हैं इस टेस्ट में, हर सवाल का जवाब देते समय सांस की गति कम हुई कि ज़्यादा हुई, ये इस टेप से पता लगता है। और ये सारे इनपुट्स कहाँ जा रहे हैं? कंप्यूटर में, वहाँ चल रहा है साथ साथ। तीसरी चीज इस टेस्ट में होती है जो आप देखेंगे ये बाह पे, इसको बोलते हैं बीपी कफ। आपने देखा होगा जब किसी का बीपी लेते हैं यहाँ पर एक बांधते हैं कफ, है ना। इससे ये भी देखते हैं कि हर सवाल के जवाब में बीपी बढ़ा या कम हुआ। और चौथा जो ये कुर्सी है वो सामान्य कुर्सी नहीं होती है, ये कुर्सी इस व्यक्ति का वजन बीच में है कि साइड में है कि आगे है कि पीछे है, कितनी मूवमेंट हो रही है किस सवाल में, वो चेक करती है। तो जो चेयर है, ये चेयर भी स्पेसिफिकली डिजाइंड चेयर होती है। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति को बुला लिया, पहले इसको पता होता है कि टेस्ट हो रहा है, उसकी परमिशन से ही टेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता है हमारे देश में। फिर पहले प्री टेस्ट होता है इंटरव्यू। जो व्यक्ति टेस्ट करेगा, जो एक मनोविज्ञान की समझ रखता है, अपराध विज्ञान की समझ रखता है, क्वेश्चनियर बनती है, प्रश्नावली बनती है। पहले उसको बताते हैं कि देखो भाई, ये टेस्ट आपने अपनी मर्जी से दिया है, तनाव की बात नहीं है, कुछ सवाल पूछेंगे, डरना वरना एकदम नहीं है, ये मशीन कोई करंट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है कि ये एनालाइज करेंगे कि आप कितना सच बोल रहे हैं। उसको एट ईज ले आते हैं कि तनाव ना हो उसको। फिर जब टेस्ट शुरू होता है कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं अजीब अजीब से, आलू का रेट क्या चल रहा है आजकल, कुछ भी ऐसे, ताकि उन सवालों से उसको ये समझ में आए कि एक सामान्य सवाल पे उसकी ये सब रेट्स क्या चलती रहती है, या उसके घर के बारे में, परिवार के बारे में कुछ सामान्य सवाल पूछ लेते हैं। बीच बीच में वो सवाल आते हैं और देखते हैं कि सामान्य सवाल में सारे रेट्स क्या थी, उस सवाल में रेट्स क्या हुई। और फिर उस व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बहुत मासूम लोग हैं, अब जैसे आप में से किसी को कोई बिठा दे यहाँ पर, आप कितना भी सच बोलेंगे, इसी घबराहट में ये मशीन के सारे पैरामीटर बढ़ जाएंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। जो मासूम व्यक्ति होते हैं
उनका तो हर जवाब हाई पर रहता है, उस समय घबरा जाते हैं। कुछ हैं सुपर घाक टाइप के लोग, उन्हें मशीन लगा ऐसे बैठे हो, वो कह रहे हैं कि देखिए डरने की बात नहीं है, कि मैं डर ही नहीं रहा, तुम क्यों डर रहे हो, पूछो सवाल। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना अच्छा झूठ बोलते हैं, इतना सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता, उस वाले भाव से। तो ऐसा हो सकता है कोई आदमी झूठ बोल रहा हो, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से कि ना हिल रहा है, ना हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं उसकी, ना स्किन का करंट चेंज हो रहा है, ना श्वसन की गति बदल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसको। और जो बेचारा मासूम से चला, सब कुछ बढ़ गया अचानक डर के मारे। ये खतरा तो होता ही है इसमें। तो करते क्या है, शुरू में ना हर व्यक्ति का एक नॉर्मल लेवल जज करते हैं कि किसी का नॉर्मल लेवल 0 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है। वो शुरू 4 से कर रहा है। जो मासूम सा आदमी है, हर चीज में 4 लेवल ऊपर बढ़ा हुआ है, तो उसका नॉर्मल 4 मान लेंगे। वहां से काउंट करना शुरू करते हैं, गैप कितना आया, कि वो सच बोलेगा तो भी तनाव के चौथे बिंदु पे है, झूठ में तनाव के 8वें बिंदु पे होगा। और जो घाघ आदमी है, सच बोलते हुए 0 पे है, झूठ पे 0.5 पे गया सिर्फ। तो ऐसे एक अमाउंट फिक्स करते हैं, मात्रा फिक्स करते हैं उस व्यक्ति के अनुसार, और हर क्वेश्चन के साथ नोट करते हैं सारी वैल्यूज, और उसकी टोटल वैल्यू क्या निकलेगी, उसके बेस पे तय होता है कि सच की वैल्यू यहां से यहां तक मानेंगे, यहां से यहां तक बोलेंगे झूठ है, और बीच की एक वैल्यू होती है जो कैन नोट से या तय नहीं हो पा रहा। इस तरह से टेस्ट होता है। अब ये टेस्ट आपने अगर देखा हो तो उसके बहुत फेमस एग्जांपल्स, मैंने आपको 2 फिल्मों का या सीरियल का एग्जांपल दिया, वो इसके एग्जांपल्स हैं।